अभी सीआईए ने परसों एक लिस्ट जारी करी और सीआईए ने कहा है कि भारत के जो 3 संगठन है ये मिलिटेंट संगठन है। मिलिटेंट का समझते हैं आतंकवादी, उसमें उन्होंने आरएसएस कहा, बजरंग दल कहा और विश्व हिंदू परिषद का। तो ये भयावह तस्वीर है कि आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप 24 जीतने के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं उस हद तक आप जा रहे हैं, नीचता की तमाम हदें आप पार कर रहे हैं। फौजी जो कहता है कि मैं कारगिल जीत कर आया था, कारगिल में मैं पाकिस्तान को धूल चटा कर आया था, वो फौजी कहता है कि कारगिल जीतने के बाद मैं अपने ही मुल्क में अपने ही भारतीय लोगों से हार गया। जब मेरी बीवी का सामूहिक बलात्कार हुआ, मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। तो मुझे लगता है कि 24 के लिए इन्होंने तैयारी कर ली, 24 में एक बार फिर भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की साजिश है। तो पाकिस्तान ने कौन सा अच्छा करा? पाकिस्तान के बेवकूफ लोग उसको इनाम दे रहे हैं, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो इस्लाम धर्म तो ये नहीं कहता कि अंजू मंजू संजू जो है वो किसी की भी बीवी बन सकती है, क्योंकि अंजू मंजू संजू ऑलरेडी किसी की बीवी है। किसी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन और वहाँ की पॉलिटिशियन और वहाँ की जनता एक नंगा नाच नाच रही, कौन बड़ा लुच्चा है। पाकिस्तान के वो लोग ज्यादा लुच्चे हैं जो अंजू मंजू संजू को प्रमोट करें, या हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो चूसे हुए आम सचिन के साथ साथ सीमा हैदर को विकास की चाबी सीमा भाभी बनाकर प्रमोट कर रहे हैं। सीमा हैदर को टिकट देंगे, एमपी बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये मेरे भारत के युवाओं के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है? क्या अगर सीमा हैदर जैसी जासूस को टिकट दिया जाता है तो ये मेरे संविधान का बहुत भारी मजाक है। कि 2024 में क्या मोदी जी रहेंगे? देखिए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं वहाँ तो नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तरह का ये जो सरकार है बहुत डरी हुई है और एक के बाद एक जो ये उल्टे सीधे फैसले ले रही है और एक के बाद एक स्टेट को टारगेट कर रही है, कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं है, दलितों पे बात करने को तैयार नहीं है, किसानों को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा। तो मुझे तो नहीं लगता कि 24 में कोई ये सरकार रिपीट करेगी। और हो सकता है कोई मुआवजा ईवीएम कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज तो कहीं से कहीं तक ये सरकार मुझे आती नजर नहीं आती। और इसी कड़ी में अपोजिशन को खत्म करने के लिए जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करा जाता और ये सोचते हैं कि हमने अपोजिशन को मलियामेट कर दिया, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़े मारता और कहता है कि तुमने जो पन्नों पे पन्ने काले करे, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी का जुर्म क्या था। और के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी को बरी कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अपोजिशन को खत्म नहीं करा जाता। और आज राहुल गांधी एक मजबूत अपोजिशन बनकर फिर दहाड़ने के लिए पार्लियामेंट में और पूरे भारत में तैयार हैं। तो लगता है कि आज जो भारत की जनता है वो शायद कहीं ना कहीं अपोजिशन में और राहुल गांधी में ये देखती है कि यही है राइट चॉइस बेबी और यही हमारा नेता है जो शायद हमें सबको साथ लेकर चल सकता है। देखिए, ये मुद्दा बनाया गया है अंजू मंजू संजू जो अपने पति को छोड़कर भाग जाती है और वहां जाकर एक आप ये कहिए कि एक बुर्ज खलीफा के साथ जाके हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रही है और कह रही है कि मुझे उससे प्यार हुआ है। और यहाँ पर मतलब चलो हिंदुस्तान ने गलती करी कि सीमा हैदर को एक्सेप्ट करा, तो पाकिस्तान ने कौन सी अच्छी बात करी? अगर हिंदुस्तान ने गलती करी, किसी की बीवी को उठाकर वर्गलाकर लिया है, तो पाकिस्तान ने कौन सा अच्छा करा? क्या पाकिस्तान के उसको नसरुल्लाह फतुल्लाह या वो यूकलिप्टस का पेड़ या जो भी बुर्ज खलीफा था, क्या उसको ये एहसास नहीं था कि वो अंजू मंजू संजू किसी की बीवी है, किसी बच्चों की माँ है? वो कह रहा मैं निकाह करूंगा। पाकिस्तान के बेवकूफ लोग उसको इनाम दे रहे हैं, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो इस्लाम धर्म तो ये नहीं कहता कि अंजू मंजू संजू जो है वो किसी की भी बीवी बन सकती है, क्योंकि अंजू मंजू संजू ऑलरेडी किसी की बीवी है, किसी की माँ है, तो उसका वहां निकाह हो ही नहीं सकता। ये साली एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जहां पर हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन और वहां की पॉलिटिशियन और वहां की जनता एक नंगा नाच नाच रही, कौन बड़ा लुच्चा है। पाकिस्तान के वो लोग ज्यादा लुच्चे हैं जो अंजू मंजू संजू को प्रमोट करें, या हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो चूसे हुए आम सचिन के साथ साथ सीमा हैदर को विकास की चाबी सीमा भाभी बनाकर प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मुकाबला चल रहा है जो एक से बराबर हो चुका है। और हिंदुस्तान में तो इतनी हद हो गई, लोग कह रहे हैं कि हम सीमा हैदर को टिकट देंगे, एमपी बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये मेरे भारत के युवाओं के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है? क्या मेरे भारत में कोई भी युवा या कोई भी एक ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो पार्लियामेंट में जाकर नजर आएगा? या मोदी जी, आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें इतनी गुंजाइश है कि हम पाकिस्तान की औरतों को, ठरकी औरतों को, एक्सपायरी औरतों को जो जासूस और इलीगल तरीके से भारत में आती है, हम उनको एमपी बनाएंगे? तो ये मेरे भारत की और मेरे संविधान की बहुत ज्यादा तौहीन है। अगर सीमा हैदर जैसी जासूस को टिकट दिया जाता है तो ये मेरे संविधान का बहुत भारी मजाक है। तो क्या मैम 2024 में भी आपका यही मुद्दा होगा? देखिए, 2024 में यही मुद्दा है कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स को, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज को क्रिएट करा जा रहा है कि हम घर वापसी करवा रहे हैं। जैसे सीमा हैदर को लेकर आया गया और कहा जा रहा है कि हमने सीमा हैदर को घर वापसी करवाई। आप ये नहीं देख रहे कि वो इलीगल तरीके से है, आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान से किस तरीके से आई और 4 बच्चों को लेकर आई और सिम इतने सारे लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, और जिस तरह उसको यहाँ पर प्रमोट करा जा रहा है और जिस तरह उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, जिस तरह पार्टियां उसको फ्री में मिल रही कि हम मंत्री बना देंगे, हम संतरी बना देंगे, कोई कह रहा हम इसे फिल्म बनाएंगे, कोई इसको आइटम सॉन्ग दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 24 के लिए इन्होंने तैयारी कर ली और 24 में एक बार फिर भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की साजिश है। मैम रोजगार पे क्यों नहीं बात होगी?
तो यही तो मुद्दा है कि आप सीमा हैदर पे बात करें, आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप युवाओं पे बात नहीं करते। आप देखिए कि युवाओं की पीठों को किस तरह तोड़ा जा रहा है, उन पे कैसे लठ बजाया जा रहा है। आप नूह पे बात नहीं करते, नूह में जिस तरह कोऑर्डिनेट करे गए, दंगे जिस तरह भड़काए गए, आप मणिपुर पे बात नहीं करते, जहां पर मणिपुर पे जिस भारत माता की जय कहते हैं, वहां पर किस तरह उन लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है। और एक फौजी जो कहता है कि मैं कारगिल जीत कर आया था, कारगिल में मैं पाकिस्तान को धूल चटा कर आया था, वो फौजी कहता है कि कारगिल जीतने के बाद मैं अपने ही मुल्क में अपने ही भारतीय लोगों से हार गया, जब मेरी बीवी का सामूहिक बलात्कार हुआ, मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। यानी एक फौजी भी डर रहा है कि वो भारत में सेफ नहीं है, वो फौजी जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह ये सरकार जो है कम्युनिटी के साथ खेल रही है। ना तो ईसाई सेफ है, ना दलित सेफ है, ना मुसलमान सेफ है, ना किसान, ना जवान, ना बच्चे, ना महिला। तो समझ में नहीं आता कौन लोग हैं जो सेफ हैं और किस तरह डराया जा रहा है। एक भयावह तस्वीर आपने और देखी होगी कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें एक रेलवे पुलिस वाला है, चिन्हित करके मुसलमानों को कहता है कि अगर मोदी योगी बोलोगे तो भारत में तुम रहोगे, और फिर पता नहीं इसको क्या होता है, वो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के चिन्हित करके गोलियां दागना शुरू कर देता है। तो ये भयावह तस्वीर है कि आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप 24 जीतने के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं उस हद तक आप जा रहे हैं, नीचता की तमाम हदें आप पार कर रहे हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि मैम ये 2024 में मोदी नहीं तो कौन? नहीं देखिए, ये तो नहीं पता कि कौन, लेकिन कम से कम ये सरकार तो मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह गठबंधन बना है, इंडिया का गठबंधन बना है, तो उस तरह से लगता है कि अगर तमाम ये पार्टी जो है अपोजिशन बनकर एक साथ आ जाएं तो हो सकता है कि भारत में एक इतिहास चेंज हो जाए। क्योंकि अगर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 31 से 32% वोट है, तो 31-32% वोट को मैं आप ही के चैनल से, लोकतंत्र चैनल से 4 साल से कह रही हूँ कि हम 31% वोट को डिसऑन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो वोट बचता है 68% वोट हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको जमा करते हैं। अगर हम उन लोगों को जमा कर पाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हम अपने भारत को, भारत के संविधान को, भारत की इंसानियत की और भारत की महिलाओं की जो एक गरिमा है उसको बचा पाएंगे। लेकिन मैम दुनिया में तो मोदी का ही डंका बज रहा है ना। नहीं तो कहाँ डंका बज रहा है? आपको नहीं मालूम, अभी सीआईए ने परसों एक लिस्ट जारी करी और सीआईए ने कहा है कि भारत के जो 3 संगठन है ये मिलिटेंट संगठन है। मिलिटेंट का समझते हैं आतंकवादी, उसमें उन्होंने आरएसएस कहा, बजरंग दल कहा और विश्व हिंदू परिषद का। तो ये तो डंका सिर्फ ये फर्जी लोग ही दिखाते हैं। और जिस तरह आपने अभी देखा कि नूह के मामले पर फर्जी रिपोर्टें चलाई गई कि मंदिर में मुसलमानों ने हमारी बहनों का, हमारी माओ का गैंगरेप करा और कपड़े मिले, और जिस तरह फिर वहां पर नूह की जो एडीजीपी है उन्होंने खुद आकर कहा कि नहीं फर्जी रिपोर्टें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी, किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं हुई। तो ये लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है और अपोजिशन से डरी हुई है, अपोजिशन के एक होने से डरी हुई है, इसीलिए वो लोगों को लड़वा रही है आपस में। संविधान को मतलब इस तरह चाहती है कि संविधान को बदल डाले और आपको आपस में लड़ा के 24 ही जीतना चाहते हैं। मैम क्या ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो हिंदू राष्ट्र में मुझे तो समझ में नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है। भाई जिस मुल्क में तमाम कम्युनिटीज रहती हैं, जिस मुल्क में राष्ट्रपति भी हिंदू हो, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस मुल्क के फौज में 98% हिंदू हो, जिस मुल्क के पुलिस में 98% हिंदू हो, जिस मुल्क के तमाम गवर्नर हिंदू हो, तमाम चीफ मिनिस्टर हिंदू हो, तो मुझे तो समझ में नहीं आता फिर वो कौन सा हिंदू राष्ट्र है जिसको ये बनाना चाहती है। और हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र में आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र में महिला कितनी सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र में किसान कितना सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र में क्या मणिपुर बार बार बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र में क्या दंगे भड़काए जाएंगे, हिंदू राष्ट्र में क्या चिन्हित करके दलितों को मूछ रखने पे, तो पानी पीने पर, तो घोड़ी चढ़ने पर मारा जाएगा। अगर आप इस बात की सिक्योरिटी लेते हैं कि हाँ दलित भी महफूज रहेगा, मुसलमान भी महफूज रहेगा, आदिवासी भी महफूज रहेगा, तो किसी कम्युनिटी को कोई एतराज नहीं। भारत को आराम से आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, या तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये मत कहिएगा कि यहाँ पर संविधान चलता है, क्योंकि संविधान तमाम धर्मों का एहतराम करता है। संविधान कहता है कि तमाम धर्मों को एक साथ लेके चलो। मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं या तो हिंदू धर्म फॉलो करूं, या मुस्लिम धर्म फॉलो करूं, या मैं सिखिज्म में चली जाऊं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चॉइस है, मेरे पास जबरदस्ती चॉइस थोपी नहीं गई कि नहीं तुझे मुसलमान है तो तुझे मुसलमान रहना है, तुझे मंदिर जाना तुझे मंदिर जाना। ये मेरा अपना निजी फैसला है कि मैं किसी भी धर्म में जाके पूजा पाठ करूं, कहीं भी जाके नमाज पढ़ूं, कहीं भी जाके मैं भजन कीर्तन करूं, कहीं भी जाके जीसस की प्रार्थना करूं। ये मेरा जो भारत का संविधान है, जो दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलता है। लेकिन मैम यहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि मैम जैसे कि मोदी ने बहुत सारे काम करे हैं, मतलब यहाँ गवर्नमेंट के लिए उन्होंने
शौचालय बनवाए हैं। और तो मैम आपका क्या कहना है नहीं तो और काम जाहिर सी बात है, अगर सरकार है तो कुछ ना कुछ तो काम करे होंगे। सरकारें तो काम करने के लिए होती हैं, डेवलपमेंट करने के लिए होती है, लेकिन इनके काम कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं कि जब आप इंसानियत को कत्ल करते हैं, जब आप मॉब लिंचिंग होती है, जब स्टेटों में लड़ाई होती है और सरकार फेलियर साबित होती है। जिस तरह मोदी जी पार्लियामेंट के इजलास से, मानसून सत्र से भागते नजर आ रहे हैं, मुकाबला नहीं कर रहा है, अपोजिशन को फेस नहीं कर रहे, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार की गलती है। और जिस तरह राहुल गांधी को इन्होंने आनन फानन उसकी सदस्यता रद्द करी, इनको लगा था कि अपोजिशन खत्म कर देंगे तो फिर 24 में हम ही जीतेंगे। और राहुल गांधी की वापसी ये बताती है कि अपोजिशन में फिर एक तरह का अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट में आकर डटकर खड़ा हो गया है। और 24 में कहीं ना कहीं अपोजिशन मजबूती से इस सरकार के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। ओके, थैंक यू मैम।